तो साथियों नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि क्लास 11th क्वार्टरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025 कक्षा 11 का त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025 में जो आपका ये 2025 में देखें जो परीक्षा आपका हुआ है सब्जेक्ट केमिस्ट्री का, इस पेपर को हम लोग आज हल करेंगे। ये बिहार बोर्ड द्वारा कंडक्ट करवाया गया है और क्वेश्चन बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। देखिए निर्देश में फटाफट हम एक बार थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। निर्देश में दिया गया है कि देखिए थोड़ा इसको कर लेते हैं पतला। देखिए निर्देश में दिया गया है कि किसी प्रश्न में कोई संशय या विसंगत के मामले में हिंदी रूपांतरण ही मान्य होगा, इन्होंने कहा है। तो हिंदी रूपांतरण जो है उसी को माना गया है और इसमें सेक्शन ए मिलेगा, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन में बांटा गया है। और सेक्शन ए के प्रश्न को हम लोग शुरुआत करते हैं। सेक्शन ए में आप ज़रा ध्यान से देखें, प्रश्न 1 से लेकर के 70 तक, प्रश्न 1 से लेकर के 70 तक यहाँ दिया गया है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और उसमें से सही विकल्प आपको चुन करके OMR सीट जो आपको मिला है उसमें 40 प्रश्न का 70 प्रश्न में से उत्तर देना होगा। लेकिन हम लोग जितने प्रश्न दिए गए हैं पूरा 1 से लेकर 70 तक सभी प्रश्नों को डिटेल में सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा समय लगेगा और समय देंगे तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। कुछ बातें सीखने को ज़रूर मिलेंगी। प्रश्न 1 से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न 1 आपका कह रहा है कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए, देखें फर्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें कि अगर किसी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर दैन 1 हो, मतलब मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा परिवर्तन को बताता है, नॉट मानक को और जी गिब्स मुक्त ऊर्जा को। तो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन 1 से अगर अधिक है तो उसके लिए Kp इज ग्रेटर दैन 1 होगा या Kp इज लेसर दैन 1 होगा या Kp इज इक्वल टू 1 होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दें, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln Kp, Kp या K भी कहीं कहीं देखने को मिलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, सिंपल सी बात है कि अगर डेल्टा जी नाट, ये डेल्टा जी नाट जो है अगर ये धनात्मक है तो माइनस RT ln K धनात्मक होना चाहिए। अगर ये धनात्मक है तो ये भी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और चूँकि ये भी हम लोग जानते हैं कि R और T, ये जो R है और ये जो T है, R और T भी धनात्मक है, तो ln को ऋणात्मक होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में तभी ये फुलफिल करेगा ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में Kp लेसर दैन 1 होगा, तभी ये बात बन पाएगी कि डेल्टा जी नॉट इज ग्रेटर दैन 1। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी करेक्ट होगा, इसको याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं और थोड़ा ध्यान देना है कि फटाफट अगर सॉल्व हो जाए तो इससे बेटर और क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन आप ज़रा देखें, ध्यान दें। सेकंड क्वेश्चन में एक उष्मा शोषी अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तित होने के लिए क्या इसमें होना चाहिए, डेल्टा जी जो है ये 0 से कम होना चाहिए, ऋणात्मक होगा तभी स्वतः, ये तो याद रख लीजिए कि स्वतः प्रवर्तित होने के लिए डेल्टा जी जो होगा ये क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव। और निगेटिव मतलब 0 से कम, अर्थात ऑप्शन ए ही इसका सही है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ सोचना विचारना नहीं है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन आप ज़रा देखें, अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो डेल्टा जी जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन ए। क्योंकि अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के जब बराबर होगा तभी तो साम्यावस्था होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट होगा। तो सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ विचार नहीं करना है, आगे बढ़ लेना है। चौथा प्रश्न आप ज़रा ध्यान से देखें, निम्नलिखित में कौन सही है। अभी हम लोग जस्ट इसका फार्मूले देखे हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K दिया रहे या ln Kp, तो बात एक ही है। तो ऑप्शन ए इसका सही है, आगे बढ़ लेते हैं।
5th क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, 5वां प्रश्न, ऊष्मागतिकी का संबंध किससे है। देखिए ऊष्मागतिकी का जो संबंध होता है, अगर संबंध के बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो संबंध के बारे में आपको देखने को मिलता, देखिए असंबंधित कौन कौन है, असंबंधित और संबंधित दो बातें होती हैं इसमें। आप देखिए असंबंधित रासायनिक अभिक्रिया की दर है ना, ये असंबंधित है। कौन असंबंधित है, एक रासायनिक अभिक्रिया की दर असंबंधित है, लेकिन यहाँ संबंध पूछा है, ध्यान देना है। और परमाणु प्रतिक्रियाओं में द्रव्यमान और परिवर्तन, परमाणु प्रतिक्रियाओं में द्रव्यमान और परिवर्तन, तो यहाँ पर ये भी असंबंधित है। और साथ में परमाणु प्रतिक्रियाओं में द्रव्यमान और परिवर्तन, देखिए एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन, ये भी आपका असंबंधित है। तो संबंध पूछ रहा है, ध्यान देना है। संबंध में क्या क्या होगा, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ऊष्मा और कार्य। ऊर्जा में संबंधित कौन कौन हो सकता है, संबंधित वही है जैसे ऊर्जा में परिवर्तन अगर है, देखिए एक निकाय का कुल ऊर्जा में परिवर्तन, ये संबंधित है, ठीक है, संबंधित। तो निकाय, देखिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बार समझ लीजिए इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो असंबंधित हम निकाल दे रहे हैं, असंबंधित, ठीक है। असंबंधित जो है, असंबंधित में क्या क्या आ जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया की दर असंबंधित है। और परमाणु प्रतिक्रिया में द्रव्यमान, परमाणु अभिक्रिया में परिवर्तन जो है, ये भी आपका परमाणु अभिक्रियाओं में परिवर्तन, ये भी असंबंधित है, याद रखे रहें। और साथ में अगर परमाणु प्रतिक्रियाओं में द्रव्यमान का परिवर्तन हो रहा है तो ये भी असंबंधित है, और रासायनिक अभिक्रिया की दर में असंबंधित है। और संबंधित क्या है जरा समझें, संबंधित क्या है, संबंधित आपको देखने को मिलेगा ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन। अब देखिए यहाँ बी और सी ऑप्शन में थोड़ा सा आपको समझना है, कुल ऊर्जा से लिया है और एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से, ठीक है, समझिएगा, एक निकाय की कुल ऊर्जा से और एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन से केवल दिया है। तो संबंधित वही है जो ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन, ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन, ऊष्मा और कार्य। तो ऊर्जा यहाँ भी दिया है और एक निकाय में ऊर्जा यहाँ दिया है, यहाँ कुल दिया है। देखिए ध्यान देना है, तो कुल ऊर्जा जो होती है यही संबंधित होता है, ध्यान देना है, संबंधित यही है। एक निकाय में ऊर्जा परिवर्तन, और कुल ऊर्जा परिवर्तन ही जो होता है यही संबंधित होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी को आप लेकर चलेंगे। और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो हम लोग आपस में वहाँ भी कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए छठा क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो pH = -log(10H+ होता है, ऑप्शन ए सही है, ज़्यादा सोचना नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां देखें, सातवां प्रश्न, अम्लीय विलयन के लिए pH का मान होता है। अम्लीय विलयन जो है, अम्लीय के लिए तो pH जो होगा ना, pH ये 7 से हमेशा ही कम होगा। तो 7 से कम होगा तो निश्चित रूप से pH यहाँ लिख दिया है, तो 7 से कम ये वाला चिन्ह आपको खोजना है, कहाँ है, तो ये वाला चिन्ह आपको बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना। इस तरीके से आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा, ये सब कंफ्यूज करने के लिए, तो यही आपका तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो ऑप्शन बी इसका जान रहे हैं। आठवां क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में सही समीकरण क्या है। सही समीकरण आपको pH + pOH = 14 होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन है। नौवां आप जरा देखें, नौवां प्रश्न जो है ये थोड़ा सा आपको सीखने को इसमें मिलेगा। एक विस्तीर्ण गुण, थोड़ा इंग्लिश से भी इसमें कंफर्म कर लेंगे, इंग्लिश से आप ज़रा ध्यान दें। एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव इंटेंसिव दो होता है, तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको। विस्तीर्ण गुण में क्या क्या आता है, देखें विस्तीर्ण गुण में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका मास भी आ जाएगा, मास यानी द्रव्यमान आएगा, एंथैल्पी भी आता है,
एनर्जी ऊर्जा भी आता है। मतलब इसका ऑप्शन आप देखें तो ऑप्शन डी सही होगा। क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आपका द्रव्यमान, इंथैल्पी, ऊर्जा, इसके अलावा इसमें वॉल्यूम आ जाता है, लेंथ आ जाता है। वॉल्यूम मतलब आयतन भी इसी में आ जाएगा और लेंथ लंबाई भी आ जाएगा। और एक बात और जानते रहिए कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है ना, यह अमाउंट डिपेंडेंट होता है। अमाउंट डिपेंडेंट मतलब मात्रा पर निर्भर करता है और ये नॉट ऑब्जर्व इजीली, इसको आसानी से हम इस ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ध्यान देना है। और यहीं पर अगर इंटेंसिव होता तो इंटेंसिव जो होता है इसको हिंदी में संकीर्ण गुण कहते हैं। इंटेंसिव को ध्यान दें, ये तो विस्तीर्ण गुण है। एक और होता है इंटेंसिव, उसको संकीर्ण गुण कहते हैं। उसमें आपको देखने को मिलेगा जैसे कलर आ गया, ठीक है, टेम्परेचर तापमान आ गया, डेंसिटी घनत्व आ गया, है ना, प्रेशर दाब आ गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये सब आ गया तो वो हो जाएगा। और साथ में डेंसिटी भी आ जाता है। इंटेंसिव में ध्यान देना, डेंसिटी आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी में। तो और ये तो सिंपल है। ये क्या होता है? ये होता है अमाउंट डिपेंडेंट नहीं होता है, मतलब अमाउंट नॉट डिपेंडेंट इंटेंसिव होता है और एक्सटेंसिव अमाउंट डिपेंडेंट होता है। तो जानते रहिए, थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, याद रखे रहें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श गैस का तापमान बढ़ जाता है। आदर्श गैस, आइडियल गैस जो होता है उसका तापमान कब बढ़ेगा? तो एडियाबेटिक संपीड़न में, है ना, एडियाबेटिक कंप्रेशन जो होता है उसमें तापमान इंक्रीज कर जाता है, याद रखे रहें। और अगर आपसे कभी पूछा गया क्यों, तो आप बताएं क्योंकि गैस पर किया गया कार्य आंतरिक ऊर्जा में बदल जाता है ना, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और ऊष्मा बाहर नहीं निकलती। और जब ऊष्मा बाहर नहीं निकलेगी तो आप समझ सकते हैं कि गैस का तापमान इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही है इसका। 11 नंबर का क्वेश्चन देखें। अवस्था फलन का एक उदाहरण है ना। इसको अगर इंग्लिश भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा या ऑलरेडी, लेकिन इन्होंने कहा है कि इसका मान्य जो होगा वो हिंदी वर्जन ही मान्य होगा, लेकिन हम लोग इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा समझ सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन इज, अवस्था फलन का एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए अवस्था फलन का एग्जाम्पल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्या क्या हो सकता है। देखिए टेम्परेचर है, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब एग्जाम्पल है ना। इंटरनल एनर्जी हुआ, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंथैल्पी एच से, एंट्रोपी एस से, ये सब स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल है। गिब्स फ्री एनर्जी भी हुआ, है ना, जी हुआ जिसे, ये सब क्या है, एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और साथ में इंटरनल एनर्जी और ये आपका इंथैल्पी, एंट्रोपी, तो इंथैल्पी भी है, देखिए ध्यान दीजिए। एंट्रोपी तो यहाँ कहीं है नहीं, है ना। तो हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ पर जैसे देखिए, अब क्या कहें कि यहाँ पर क्या ऑप्शन कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कोई ऐसा ऑप्शन हो जो, यहाँ तो देखिए इंथैल्पी भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है ना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, ये तो छोड़िए, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये सब छोड़िए। अगर जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सभी एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन इस तरीके का बनाया नहीं गया है जो एक ऑप्शन सही हो। तो यहाँ क्या हम लोग लगा सकते हैं, है ना, एक से अधिक ऑप्शन सही है। एंट्रोपी का अर्थ है, एंट्रोपी का अर्थ होता है देखिए अव्यवस्था और यादृच्छिकता, यानी डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस। बी और सी अगर दिया होता है यहाँ तो मानते, अब ए और बी दिया है तो ये तो हो नहीं सकता। इसका ऑप्शन बी और सी होगा। यहाँ भी वही कंडीशन लागू हो गया, एक से अधिक ऑप्शन सही है, बी और सी, है ना। तो एक काफ़ी क्वेश्चन ही सही ढंग से अरेंज नहीं किया गया है। सबसे कम एंट्रोपी होता है, सबसे कम एंट्रोपी किसका होगा? देखिए नाइट्रोजन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को आप लाफिंग गैस भी कहते हैं,
और ग्रेफाइट में दिया है और डायमंड में दिया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ डायमंड होगा। क्यों? सबसे कठोरतम है। गैस में ये तो गैसें हैं, ये गैसें हैं, तो इसका तो अधिक होगा। एंट्रोपी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जान रहे हो, एंट्रोपी है, एंट्रोपी हुआ, एंथैल्पी हुआ, ये सब। अब ये सबसे कम कह रहा है, सबसे कम तो डायमंड का होगा, सबसे कम सॉलिड में सबसे रिजिड इसका। अच्छा, कभी अगर जैसे पूछा गया कि ऐसा क्यों सबसे कम होगा, तो आप बताएंगे कि यह व्यवस्थित कार्बन का परमाणु होता है, और जितना अव्यवस्थित होगा तो उसका एंट्रोपी जो है आप समझ सकते हैं कि वह अधिक होगा जितना अव्यवस्थित होगा। और ये व्यवस्थित है ना, व्यवस्थित है, आप जान रहे हैं। ये 3 डायमेंशनल होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और एकदम अरेंजमेंट इसका फिक्स होता है। एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े होते हैं, तो सबसे कम एंट्रोपी तो इसी का होगा। ठीक, आगे देखें 14 नंबर का प्रश्न, जब 2 गैसों को मिलाया जाता है तो एंट्रोपी क्या होगी? देखिए, जब 2 गैसों को हम लोग मिलाते हैं तो एंट्रोपी तो बढ़ जाएगी। 2 गैस अगर आप मिलाएंगे तो एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये बात जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अवस्था फलन जो मानक अवस्था पर शून्य नहीं होता है। अवस्था फलन जो मानक अवस्था पर शून्य नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में शून्य नहीं होगा, वो तो एंट्रोपी ही होगा। वो क्या होगा? एंट्रोपी होगा। क्या होगा? एंट्रोपी। तो याद रखे रहिए, शून्य एंट्रोपी नहीं होगा, है ना, शून्य नहीं होगा। तो एंट्रोपी ही है जो मानक अवस्था पर शून्य नहीं होगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखें, रुद्रोष्म उत्क्रमणी प्रक्रिया की एंट्रोपी है। रुद्रोष्म यानी एंट्रोपी ऑफ एन एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए साम्यावस्था हो गया, यानी कि अग्र अपक्रिया की दर पश्च अपक्रिया की दर के बराबर हो गया। तो आप जान सकते हैं ये यही तो इसी चिन्ह से आप दिखाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, तो इसके लिए 0 होता है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक गैस को प्रतिवर्ती रुद्रोष्म परिस्थितियों में फैलने की अनुमति दी जाती है, कौन ऐसी प्रक्रिया के लिए शून्य है? तो ऐसी प्रक्रिया के लिए क्या शून्य हो सकता है, आप खुद सोचें। ऐसी प्रक्रिया के लिए डेल्टा S = 0 होगा। डेल्टा S = 0। अब डेल्टा S क्या है? ये आपका एंट्रोपी में परिवर्तन है। एंट्रोपी में परिवर्तन यही शून्य होगा, तो एक ये प्रतिवर्ती रुद्रोष्म परिस्थिति में फैलने की अनुमति दी जाती है। तो डेल्टा S यानी एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होगा। 283 केल्विन पर बर्फ पिघलने की प्रक्रिया के लिए डेल्टा G का चिन्ह। अब डेल्टा G का चिन्ह तो देखिए, डेल्टा G का जो चिन्ह 283 केल्विन दिया है ना, तो इसके लिए डेल्टा G > 0, 0 से अधिक है, धनात्मक। 0 अगर है ध्यान दें, तो तब क्या होगा? देखिए, हमेशा डेल्टा G जब निगेटिव होगा ना, डेल्टा G निगेटिव होगा, तभी ये अभिक्रिया होगी। ऋणात्मक के लिए अभी शुरू में बात किए थे, तो 0 से कम यही दिख रहा है ऑप्शन सी में, तो ये सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, अगर किसी द्रव के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के साथ साथ क्या क्या होता है? एंथैल्पी में वृद्धि होता है, सही है। मुक्त ऊर्जा में कमी होगी, बात ये भी सही। एंट्रोपी में वृद्धि भी होता है, क्योंकि व्यवस्था जो है द्रव से गैस में अव्यवस्थित होता जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। किरचॉफ के समीकरण में कौन सा कारक अभिक्रिया की ऊष्मा को प्रभावित करता है? तो किरचॉफ में आप याद रखे रहिए, टेम्परेचर होता है जो ऊष्मा को प्रभावित करता है। इसको याद रखे रहें, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रेशर, वॉल्यूम, एटॉमिसिटी का कोई रिलेशन नहीं, टेम्परेचर का यहाँ रोल होता है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी यौगिक की एंथैल्पी किसके बराबर होती है? तो किसी यौगिक का एंथैल्पी हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब निर्माण की ऊष्मा के बराबर होती है। इसको आप डेल्टा HF से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी के इक्वल होता है, तो ये याद रखे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, गठन की मानक एंथैल्पी 0 है।
गठन मतलब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो। तो कि ये जीरो किसके, जीरो ज़रा चेक करिए, देखिए स्टैंडर्ड, ये इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ेंगे, हिंदी तो मान ली इन्होंने पहले से कहा है, तो फिर भी हम लोग इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश से थोड़ा स्पष्टीकरण ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए ओजोन गैस है, ब्रोमीन, ब्रोमीन तो वैसे आप जानते हैं द्रव होता है, यही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन गैस के लिए ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो किसके लिए होगा, तो ये भी गैस है, ये भी गैस है। और डायमंड के लिए यहाँ कहा है, तो डायमंड के लिए भी नहीं, ये ग्रेफाइट के लिए ध्यान दें, ग्रेफाइट के लिए शून्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको याद रखे रहिए। ग्रेफाइट इसका आंसर सही होगा, क्योंकि स्थिर अपर रूप यह नहीं है, यह स्थिर अपर रूप नहीं है ना। देखते हैं अपर रूप जो है, अपर रूप ऑक्सीजन का ये ओजोन है, ओजोन परत है, आप जान रहे हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट हीरा में से कोई एक होता, तो लेकिन जबकि हीरा जो है ये अपर रूपता में सबसे कठोर है, ग्रेफाइट है अपर रूप कार्बन का, लेकिन ये देखते हैं पेंसिल के बीच में जो पाया जाता है ग्रेफाइट वो टूट जाता है इजीली, तो इसलिए ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज जीरो फॉर ग्रेफाइट। एक अणु की आबंध ऊर्जा, एक अणु की आबंध ऊर्जा जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव यानी सदैव धनात्मक होती है आबंध ऊर्जा, ऋणात्मक नहीं होती। 24 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें, किसी अभिक्रिया का एंथैल्पी परिवर्तन निर्भर नहीं करता है। देखिए निर्भर नहीं करता है, ये विभिन्न मध्यवर्ती अभिक्रियाओं पर निर्भर नहीं करता, ये बस अभिकारक और उत्पाद की स्थिति पर, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति पर और प्रारंभिक और अंतिम पर निर्भर करेगा, लेकिन विभिन्न मध्यवर्ती अभिक्रियाओं पर इससे कोई लेना देना नहीं है, कितने स्टेप में हो रहा है, बस केवल प्रारंभिक और अंतिम पर यह डिपेंडेंट है। 25 नंबर क्वेश्चन देखें, एक आदर्श गैस का 3 मोल स्वतः निर्वात में विस्तारित हो गए तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए शून्य होगा, क्या होगा, शून्य, जीरो हो जाएगा। 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, द वर्क डन विल बी जीरो। वैक्यूम की बात हो रही है, ध्यान दें। अगला क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, देखिए फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज करेक्ट। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अगर आप मिलाएं, देखिए थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो ये आपको शायद पहला ऑप्शन ए ज़रा चेक करिए, क्योंकि इसको हम पेपर में देख लेते हैं, पेपर में देख ले रहे हैं क्या लिखा गया है स्पष्टतः, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन है, 26 नंबर का क्वेश्चन है ना। फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, हाँ देखिए लिखा है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस विच इज करेक्ट, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो, क्यू इज इक्वल टू जीरो, क्यू पी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर तो डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो होगा, बट साइक्लिक प्रोसेस और क्यू इज इक्वल टू, देखिए 2 ऑप्शन इसके सही हो रहे हैं, इसके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं, एक ये भी सही होगा और क्यू भी रुद्रोष्म प्रक्रिया के लिए तो ये सही है, एकदम करेक्ट यहाँ आप लगाएंगे। एक और ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ध्यान रहे वो कौन सा सही होगा, यहाँ ये तो सही है ही, क्यू इज इक्वल टू जीरो, है ना, ये सही हो जाएगा कब, डेल्टा जी डेल्टा एच है, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बट साइक्लिक प्रोसेस के लिए, किस प्रोसेस के लिए ये सही होगा, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेस अगर रहेगा तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो साइक्लिक प्रोसेस तो नहीं लिखा है, तो हम लोग ऑप्शन सी अभी मान लेते हैं, अगर साइक्लिक प्रोसेस लिखा होता तो डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो यह भी सही हो जाता, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, शायद ये पेज थोड़ा सा धुंधला है और सब सही होगा। क्लोरीन गैस, ये क्लोरीन के 2 परमाणु बनाता है, इस प्रक्रिया में डेल्टा एच का मान कैसा होगा। तो डेल्टा एच का मान जो होता है, थोड़ा धुंधला है इसे भी देख लेते हैं, डेल्टा 27 नंबर का है ना, तो
क्या दिया है, क्लोरीन, हाँ, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, धनात्मक ऋणात्मक शून्य, और कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ये कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एच का मान जो होता है वो सदैव ध्यान रहे धनात्मक होगा। कैसा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन गैस 2 परमाणु में बदल रहा है और इस प्रक्रिया में डेल्टा एच का मान क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि यहाँ पर ये अणु परमाणु में चेंज हो रहा है, अणु परमाणु में चेंज हो रहा है, तो जो ऊष्मा है वो ली जाएगी, तो बढ़ेगा ही, धनात्मक होगा, एनर्जी बढ़ेगी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अष्टक नियम का पालन करता है। ये वाला पेज आपको बताए ना, थोड़ा सा है गड़बड़। तो अष्टक नियम का पालन यहाँ पर ये IBR3 है शायद, एक बार देख लेते हैं इसमें। IBR3 नहीं, IBR3 नहीं है, IBR5 है। पहला ऑप्शन IBR5 है, दूसरा नाइट्रोजन पर 3 माइनस है, और तीसरा ऑप्शन SF4 है, और चौथा ऑप्शन PB लेड पर 4 प्लस है। ठीक है, तो सिंपल इसमें आप देखिए समझ सकते हैं कि IBR5 तो नहीं होगा, क्योंकि 8 से ज़्यादा हो जा रहा है, और इसमें नाइट्रोजन 3 माइनस, नाइट्रोजन का 7 होता है क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, 3 इलेक्ट्रॉन और लिया तो 5 3 8, तो अष्टक नियम इसी बी वाले में काम कर रहा है। सल्फर 4 जोड़ लिया, और 4 जोड़ लिया, और साथ में 4 इसके तो हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 16 का 2 8 6 6 बाहर है, 4 और जुड़ जाएगा, तो 6 4 10, अष्टक नियम नहीं पालन किया, लेड भी नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन जो होगा इसका ध्यान दें, बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा देखें, अब कुछ सही दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन तत्व अष्टक नियम का पालन कभी नहीं करता। तो कभी नहीं करने वाले में तो हाइड्रोजन है, क्योंकि अधिकतम 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हीलियम जैसा पहुंचेगा, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 तो यहाँ होने कोई संभावना ही नहीं। फ्लोरीन 1 लेगा तो हो जाएगा, इसका 9 होता है तो 2 7, 1 लेगा तो 8 हो जाएगा। सोडियम 1 निकालेगा तो अष्टक नियम फॉलो करेगा, और सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अष्टक नियम, ये इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अष्टक नियम का अपवाद नहीं है। अष्टक नियम का अपवाद जो है ये कह रहा है नहीं है। BF3 ये तो अपवाद ही है, क्योंकि इस 6 रह जाएगा। BeI2 ये भी एक्सेप्शनल है, ClO2 भी। SnCl4 जो है ये अपवाद नहीं है ना, स्टैनिक क्लोराइड इसे कहते हैं। SnCl2 होता तो स्टैनस क्लोराइड होता, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 31 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, क्लोरीन का एक ऑक्साइड जो एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, क्लोरीन का एक ऑक्साइड जो एक विषम इलेक्ट्रॉन अणु है, तो ClO2 आप जरा देखें। वैसे भी अगर आप चेक करें, क्लोरीन के बाहर कितना है, 7। पहले वाले ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखें, ClO2 है ना, तो बाहर 7 अगर कर दें, और साथ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर आप ज़रा देखें, इसका टोटल होता है 8 2 6 6, और 2 जुड़ा है, तो 2 जुड़ा है तो 6 6 12 इसमें जोड़ेंगे, अगर 12 जोड़ेंगे तो 12 और 7 कितना हो गया, 19। ये तो विषम इसी के आ गया जी, पहला ऑप्शन ही मिल गया, तो ये सही हो जाएगा। और एक बार मैं मिला देता हूँ सारे जितने ऑप्शन हैं। क्लोरीन 2 दिया गया है, तो 7 दूनी 14, और ये O7 है, Cl2O7 होता है, तो यहाँ 7 7 14, और इसमें 6 7 42, 42 और 14 आप जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है, 4 2 6 4 2 6 4 1 5 56 आ रहा है ना, तो ये तो सम हो गया। और यहाँ आप जोड़ेंगे 7 दूनी 14, और 6 ऑक्सीजन बाहर, 1 ऑक्सीजन बाहर, 6 होगा तो 6 है, 6 6 36 जोड़ेंगे, 6 4 10 का 0, 3 1 4 1 5, यानी यहाँ भी 50 सम आ गया। और इसमें आप जोड़िएगा तो 7 दूनी 14 14 6 20 आ गया, तो वही ऑप्शन ए ही सही है ना, 19 आ गया था वहाँ, विषम कह रहा है ना। तो 32 नंबर क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें,
HgCl2 में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था, HgCl2 अगर आप निकालेंगे ना तो HgCl2 में 2 ही सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp संकरण है, यहाँ sp संकरण है। ठीक है, 33 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें। 33 नंबर के प्रश्न में Al3 में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था, Al3 में 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 3 बनेगा तो sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2। ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ तो sp2 हो गया। अगर पूछ लिया होता यहाँ प्रश्न में कि I3 पर 1 माइनस, ध्यान दें, I3 पर 1 माइनस, और अब अगर इसमें पूछता कि केंद्रीय परमाणु इसी में से एक आयोडीन हो जाता और तब पूछता कि इसका संकरण बताइए, तो ध्यान रहे तब इसका संकरण sp3d हो जाता, sp3d हो जाता। ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Al3 में Al का पूछ रहा है, तब तो sp2 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड। लेकिन अगर I3 माइनस दिया होता और पूछता कि इसमें केंद्रीय परमाणु को संकरण अवस्था बताइए, तब sp3d संकरण हो जाता, बट ऐसा नहीं दिया है। 34 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान से देखें। C3O2 में कार्बन की संकरण अवस्था पूछा है। C3O2 मतलब कार्बन सब ऑक्साइड इसे कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, कुछ इस तरीके से होता है, इसका स्ट्रक्चर ये है। अब अगर आप इसमें कार्बन की संकरण अवस्था कह रहा है, किसी भी कार्बन का आप निकालेंगे तो ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। किसी भी कार्बन के पास आप जाइए, मान लीजिए हम इसी कार्बन को ले रहे हैं, तो यहाँ इस कार्बन के पास 2 सिग्मा 2 पाई है। 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब है कि आपका क्या हो गया, 2 सिग्मा 2 पाई का मतलब हो गया sp2 संकरण। क्या हो गया? 2 सिग्मा 2 पाई है। देखिए, ध्यान दीजिए, 1 मिनट जरा, ये याद रखे रहिए। सिग्मा बॉन्ड कितना है, यहाँ पर केवल sp संकरण होगा। क्या होगा? देखिए, याद रखे रहिए, सिग्मा बॉन्ड केवल गिना करिए। 4 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp3 संकरण, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा तो sp2 संकरण, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो sp संकरण। ठीक है, याद रखे रहना है। 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा 2 पाई था ना, तो 2 सिग्मा बॉन्ड था तो sp संकरण होगा। क्या होगा? sp संकरण, ऑप्शन बी सही होगा। अगर 4 सिग्मा होगा, यही गिन लीजिए, 3p 1 s, 3 1 4, 2p 1 s, 2 1 3, तो वही सिग्मा बॉन्ड को बताता है। और s और p 1 1 2, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है, तो इसका मतलब है कि sp संकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में sp संकरण ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वही क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला आ गया है, पता नहीं कैसे, इसको देख लीजिए। संकरण से हमारा तात्पर्य किसके संकरण से है? तो देखिए, परमाणविक कक्षक से। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु कोई लेना देना नहीं है, परमाणविक कक्षक से होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल से। याद रखे रहिएगा, थोड़ा धुंधला ये वाला पेज भी आया है। 36 नंबर क्वेश्चन, sp3d संकरण में शामिल d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल इसमें कौन सा है? देखिए, sp3d संकरण में शामिल d ऑर्बिटल्स एकदम एक्सिस वाला, और ये याद रखे रहिए dz² होता है इसका। ये थोड़ा सा याद ही कर ले तो ज़्यादा बेटर, वैसे समझने में ज़्यादा टाइम जाएगा। dz² sp3d में आपका dz² होता है, इसको याद रखे रहिए। एक sp3 संकरण कक्षक में क्या होता है? sp3 संकरण कक्षक में होता है 3/4। देखिए, अब दिया है 3/4 s स्वरूप, यही लग रहा है, और इसमें दिया 1/4 p स्वरूप, 3/4 p स्वरूप, 1/, देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा धुंधला आने से दिक्कत हो जाती है। देखिए, हाँ, ऑप्शन ए में 3/4 s स्वरूप दिया है, बी में 1/4 p स्वरूप, और सी में 3/4 p स्वरूप, और डी में 1/2 s स्वरूप दिया है। तो सिंपल है, इसको तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। p कितना है? p कितना है? 3 है ना, p 3 है,
तो 3 ऊपर रख दें और टोटल 4 है, 3/4 P अगर लिखा रहेगा तब सही हो सकता है, या S 1 है और टोटल 4 है, P 3 और एक S टोटल 4 है। अगर इतना S दिया रहेगा जहाँ जहाँ वो सही हो जाएगा। तो 3/4 S ये तो हो नहीं सकता है ना, 1/4 S जहाँ दिया होगा वही सही होगा। 1/4 यहाँ P दे दिया है तो ये भी नहीं होगा। 3/4 P, 3/4 P और ये ऑप्शन C से मिलता जुलता है, तो सही यही है, C ऑप्शन सही है ना, 1/2 नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न आप जरा ध्यान से देखें। सल्फेट आयन का आकार टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलेगा, निम्नलिखित किस यौगिक में 4 बंध युग्म और एक एकाकी युग्म है। 4 बंध युग्म और एक एकाकी युग्म, मतलब एकदम अगर आप ध्यान दें, एकाकी युग्म मतलब एक लोन पेयर, ठीक है। तो 4 बंध, तो सल्फर का बाहर कितना होता है, सल्फर का टोटल एटॉमिक नंबर आप देखेंगे 16, तो 2 8 6 6 होता है ना बाहर, तो 1 2 और 3 4 5 6 हो गया। अब इससे आप वही फ्लोरीन जोड़ देना, इससे फ्लोरीन जोड़ देना, यहाँ फ्लोरीन जोड़ देना, यहाँ फ्लोरीन, तो 4 फ्लोरीन जुड़ गया और एक एकाकी युग्म भी बच गया। फ्लोरीन यहाँ जोड़ने के बाद भी 4 तो हो गया आपका बंध है। देखिए ये कहा है कि हाँ 4 बंध युग्म और एक एकाकी युग्म, ये आपको इसी C ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तो लोन पेयर ही नहीं बचा, और यहाँ पर आप ज़रा देखेंगे तो ICl4 7 होता है, 4 अगर जोड़ेंगे तो 4 2 6 2 एकाकी आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका C सही है। अभी आपने देखा भी। 40 नंबर का प्रश्न आप ज़रा ध्यान से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस अणु में सबसे लंबा नाइट्रोजन बंधन है, यानी आप इसी को कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ द लॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बॉन्ड। तो लॉन्गेस्ट नाइट्रोजन बॉन्ड कहाँ हो सकता है, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में होता है, और यहाँ भी आप देखेंगे ना तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और फिर एक फ्लोरीन यहाँ होता है, यहाँ फ्लोरीन होता है, और ये है N2H4 मतलब जानते हैं ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है। देखिए इसको यहाँ बना रहे हैं, ये ऑप्शन इसका यही सही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यहीं देखने को मिल रहा है। ये कुछ इस तरीके से होता है, ध्यान दें, H जोड़ दीजिए, हाइड्रोजीन है, ये क्या है, हाइड्रोजीन, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो लॉन्गेस्ट वहीं होगा जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड यहीं है नाइट्रोजन में, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अणु में कार्बन बंध ऊर्जा का मान उच्चतम है। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आपको दिख जाएगा, ये एथिलीन है तो जानते ही हो फल पकाने वाली गैस है, तो डबल बॉन्ड है, ये एल्कीन है। ये इसका ऑप्शन मुझे सी ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहीं एसिटिलीन है, यही यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यही इसका ऊर्जा का मान उच्चतम होगा। इस बॉन्ड को तोड़ने में अधिक ऊर्जा लगेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड जो देख रहे हैं। और ये भी एल्केन ही है, CnH2n+2 से बना हुआ, और ये भी एल्केन ही है, डी वाला भी C2H6 भी, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट देखें 42 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका बंध लंबाई सबसे कम है। बंध लंबाई सबसे कम किसका होगा, छोटा आकार फ्लोरीन का है, फ्लोरीन का ही बंध लंबाई सबसे कम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ज़रा देखें 43 नंबर का, एथीन में कार्बन बंध दूरी कितनी होती है। एथीन मतलब डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो ये तो सिंगल बॉन्ड का होता है, याद रखे रहना है। सिंगल बॉन्ड का ये हो गया, और आपका ये तो ट्रिपल बॉन्ड का है, ध्यान देना, ये ट्रिपल बॉन्ड का है, और ये है आपका डबल बॉन्ड का। अच्छा, ये भी है डबल बॉन्ड का, लेकिन ध्यान देना साइक्लिक में बेंजीन का जो डबल बॉन्ड, बेंजीन C6H6 में जो डबल बॉन्ड होता है, उसके लिए 142 पिकोमीटर है। ये ऑप्शन सी सही होगा, ध्यान देना।
ये जो एरोमेटिक के लिए ये अगर पूछा होता बेंजीन के लिए ना, कार्बन कार्बन बंध दूरी, तब डी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा है एथीन के लिए, तो एथीन के लिए यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, याद रखे रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। 44 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन हाइड्रोजन बंधन सबसे मजबूत है? सबसे मजबूत आपको यहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यही सबसे मजबूत होगा, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए नेक्स्ट, बंध लंबाई का सही क्रम, बंध लंबाई सॉरी, बंध लंबाई किसकी ज़्यादा होगी? देखिए बंध लंबाई थोड़ा सा देखिए बंध लंबाई जो है सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा, उससे कम होगी डबल बॉन्ड का, और उससे भी कम होगी ट्रिपल बॉन्ड का। तो ये क्रम जो इस तरीके से दिया है, ये बी वाले में ही सही आप फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान से देखें। 46 नंबर के क्वेश्चन में बंध की लंबाई किससे प्रभावित नहीं होती है? अच्छा, किससे प्रभावित नहीं होती है? देखिए बंध क्रम से भी प्रभावित होती है, अनुनाद से भी प्रभावित होगा, संकरण से भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता से इसका कोई लेना देना है नहीं, है ना, प्रभावित नहीं होती है कहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है ये बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट नहीं करता है, कि बॉन्ड लेंथ इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एलिन देखिए दिया है, अब ये इसीलिए तो इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा हम लोगों के लिए बेटर होगा। इन एलिन स्ट्रक्चर 3 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई, 3 कार्बन एटम्स, जैसे देखिए 3 कार्बन जो होते हैं ना, ये एलिन इसी तरीके से जुड़ा होता है। अब इसमें कह रहा है ज्वाइंड बाई, ये किससे जुड़े होते हैं? तो आप यहाँ चेक करिए, देखिए जुड़ा होता है, एक सिग्मा है, यहाँ पाई है, ये भी पाई है, ये सिग्मा है, तो 2 सिग्मा और 2 पाई, 2 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। ये एलिन वाला कार्बन आपका ये देखिए यही है, बीच वाले को आप पकड़िए तो 2 सिग्मा 2 पाई आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट जरा देखें, ध्यान दें, नेक्स्ट में 48 नंबर, हाँ, निम्नलिखित में से किसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय बंध होते हैं? ध्रुवीय या ध्रुवीय आपको इसी में देखने को मिलेगा, ये जो है ना, इसमें देखेंगे आपको आयनिक बॉन्ड भी देखने को मिलेगा, सहसंयोजी भी मिलेगा, तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अणु अध्रुवीय है? देखिए अध्रुवीय आपको सर्वाधिक CH2, ये यही होगा, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, यही अध्रुवीय है। नेक्स्ट जरा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक है? द्विध्रुव आघूर्ण देखिए सबसे अधिक, ये जिस बच्चे ने टिक किया है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये सही उन्होंने किया है ना, तो सबसे ज़्यादा आर्थो का होता है द्विध्रुव आघूर्ण सबसे अधिक, आर्थो फिर मेटा फिर पैरा, तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होगा, उसके बाद मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का, फिर आएगा पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का, तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान दें, C2+ का बंध क्रम है, C2+ का बंध क्रम जो होता है, देखिए बंध क्रम को निकालने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यमोटी से निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, उसमें फिर आप यमोटी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए कितना मतलब दिक्कत होगी, 2 कार्बन लेना पड़ेगा, एक पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा, पॉजिटिव मतलब तब यहाँ 5 रख करके करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, ये फिर आउटर मोस्ट वाला इसको लेना पड़ेगा, और इसका 6 का निकालेंगे, यहाँ 6 मान के निकालेंगे, यहाँ 5 क्योंकि एक निकल गया है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 5 रखेंगे, तो अब इसके लिए फिर 1s2 2s2 2p2 रखेंगे, फिर आउटर मोस्ट लेंगे, फिर ऐसे आप सिग्मा 2s2 फिर स्टार सिग्मा 2s2 ऐसे निकालेंगे तो बहुत टाइम जाएगा एमओटी में, ध्यान दीजिए।
तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप ज़रा ध्यान दें, बड़ा अच्छा है ये ट्रिक। बहुत से क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको याद रख लेना है। 14, 15, 16 ऐसे इधर आप गिनती लिखते जाइए, इधर आप 13, 12, 11, ठीक है, ये लिखते जाइए। यहाँ पर जब कभी भी आपसे बंद क्रम पूछे, बॉन्ड ऑर्डर, तो देखिए 14 वाले का ध्यान देना है, बंद क्रम 3 होता है ना। और इधर जैसे जैसे जाइए आधा आधा घटाते जाइए, इधर जैसे जैसे जाइए आधा आधा घटाते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कार्बन 2 दिया है, एक कार्बन का 6 होता है, 2 कार्बन 6 दूनी 12 में से एक चला गया, 12 में से अगर एक चला गया तो कितना बचा, 11 बचा। 11 बचेगा तो आधा घटाएंगे तो यहाँ 2.5 और यहाँ 2, यहाँ 1.5, 1.5 दिया होता सही हो जाता। 1.5 नहीं दिया है तो 1.5 को भिन्न में बदल लीजिए। कैसे बदलते हैं भिन्न में? 1.5 को 1.5 है तो बटे कर लीजिए और 1 लिख करके 1 अंक बाद दशमलव 0 लगा दीजिए तो ये हट जाएगा, दशमलव ही। अब काट दीजिए, इसको काट दीजिए, देखिए 5 से कट रहा है तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 3/2 आ गया भिन्न में, तो ऑप्शन सी सही हो गया। समझ गए? फट से हो गया, नहीं तो एमओटी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ध्यान देना। प्रतिचुंबकीय अणु है, देखिए प्रतिचुंबकीय अणु ये कह रहा है। अच्छा, यहाँ सुपर ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन अणु, कार्बन अणु, N2+। पहले तो ऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन, ये सब आप जान लीजिए क्या है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए कि ऑक्साइड आयन आप देखिए, ये जानते हो, ऐसे देखिए आपको समझाते हैं थोड़ा। K2O क्या है? ये पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अगर कहीं दिया रहे K2O2, ये पोटेशियम परऑक्साइड है। अगर कहीं दिया रहे KO2 तो ये क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। तो यहाँ पर ध्यान दें, ऑक्सीजन पर कितना माइनस है जान रहे हो? 2 माइनस। कहीं ऑक्सीजन पे अगर 2 माइनस दिखे तो ये ऑक्साइड आयन है। और यहाँ पर देखिए O2 दोनों O2 पर मिला के 2 माइनस रहे तो जान लीजिए ये क्या है? परऑक्साइड है। अगर दोनों O2 पर मिला करके, दोनों O2 पर मिला के 1 माइनस रहे तो यही होता है सुपर ऑक्साइड आयन, ठीक है, याद रखे रहिए, सुपर ऑक्साइड आयन। तो यहाँ पर कभी कभी आयन ही दे देता है, ऐसे लिखेगा नहीं, आयन ही दे देगा, तब आपको वहाँ कैसे निकालेंगे ये याद रखना होता है। तो देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर आप पेयर्ड, यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय में पेयर्ड कहाँ कहाँ है इसी को समझिए। पेयर्ड मतलब जोड़े में इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ है, समझो। ये क्वेश्चन थोड़ा आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए सुपर ऑक्साइड का अभी हमने बताया, सुपर ऑक्साइड में O2 पर 1 माइनस, ऑक्सीजन अणु O2 ही है, ठीक है। कार्बन अणु दिया है, कार्बन अणु ध्यान देना तो C2 होगा, N2+ दिया गया है। N2 में अगर आप देखें N2 में तो 7, जहाँ जहाँ ध्यान देना है ये तभी होगा प्रतिचुंबकीय जहाँ पेयर्ड होगा, मतलब जोड़े में। तो इसको अगर आप निकालेंगे पेयर्ड में तो कितना आ जाएगा जान रहे हैं? सुपर ऑक्साइड में आप गिनिए ज़रा, 8, 8, 16, 16, 1, 17, 8, 8, 16, 16, 1, 17, तो ये तो आपका 17 आ गया, तो अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड होता तो अनचुंबकीय हो जाता, मतलब ये नहीं है ना। ऑक्सीजन अणु एक्सेप्शनल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मोटिए इस चीज़ को समझ में आता है आपको, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, एक्सेप्शनल केस है। 8 दूनी 16 लगेगा, जोड़े में है, बट यहाँ भी ध्यान देना है ये भी क्या होता है? अनपेयर्ड होता है। तो ये दोनों तो नहीं ही होंगे, ये और भी एक्सेप्शनल है, ध्यान देना है। निकालोगे या मोटी तब समझ में आएगा, डायरेक्ट याद ही कर लीजिए इसको या तो। अच्छा C2 कार्बन में, हाँ कार्बन ये भी एक्सेप्शनल, 2 यही एक्सेप्शनल केस मिलते हैं आपको, ठीक है। 16 यानी जब जोड़ेंगे 16 वाला तो इसमें भी 8, 8, 16 इसमें भी आएगा, और ये C2 वाला भी आप देखेंगे ये भी एक्सेप्शनल, हाँ, या ये तो एक्सेप्शनल क्या यहाँ पर ये हाँ, या 16 नहीं है ये, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर आएगा ना
तो ये आपका पेयर्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 दूनी 12, तो एक तो ये कार्बन वाला ये सही है। और यहाँ ज़रा देखें 7, ये नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का 7 7 14, 14 में से एक निकालेंगे 13 आ जाएगा, लेकिन ये उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। बट ये इसको या मोटी से देखिए ऐसा है ना, इसमें इतना एक्सेप्शन है, इस ये भी पेयर्ड आ जाता है। ये देखिए या मोटी से ही सॉल्व हो सकता है। तो डी ये बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है कि कार्बन और ये जो आपका डी वाला ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन सही है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी सही है और ये भी सही है, 2 ऑप्शन यहाँ सही है। या मोटी से निकालोगे तब समझ में आएगा। और ये पता नहीं किस तरीके से क्वेश्चन बना के दे दिया है कि आप इसको चेक करेंगे ना, या मोटी से निकालेंगे, पढ़ाया जाएगा क्लास में तो समझ में आएगा। 11th में ये आपका 4th है चैप्टर मिलेगा। N2+ जो है ये आपको मिलेगा, ये डायमैग्नेटिक। ठीक, देखेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। तो सी और डी ऑप्शन दोनों सही है। 53 नंबर का क्वेश्चन आप जरा ध्यान दें। आणविक कक्षीय सिद्धांत वही या मोटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के आधार पर कौन सा अणु अस्तित्व में नहीं है? अस्तित्व में आपका He2 नहीं है। ठीक है, He2 नहीं है। एक बात और है, ध्यान दें, HEH जो है, HEH देखिए जिसका 0 आ जाएगा ना वो नहीं है, तो 0 HEH का भी, ये भी अस्तित्व में नहीं है वास्तव में। अगर यहाँ दिया होता इन दोनों पर, ध्यान देना, इसको मिला के यहाँ दिया होता प्लस ना, तब ये अस्तित्व में था, लेकिन अस्तित्व में नहीं है, पूछा है नहीं है, तो यहाँ प्लस तो दिया नहीं, इसको ब्रैकेट में करके प्लस दिया नहीं, तो ये भी अस्तित्व में नहीं है और ये भी अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, अस्तित्व में नहीं है। तो अब क्या ही कहा जाए, है ना। ऑप्शन ने इस तरीके बनाया नहीं, तो क्या हम लोग कह सकते हैं। आगे देखें 54 नंबर का प्रश्न, अधिकतम बंधन ऊर्जा दर्शाती है। अधिकतम बंधन ऊर्जा, ये अधिकतम बंधन ऊर्जा कहाँ दिखाएगा जान रहे हैं? 8 दूनी 16 से 1 निकालिए 15 आ गया। अभी वही जो ट्रिक्स देखिए, अभी आप इसको हल कर लेंगे। 8 दूनी 16, 1 ले लिया, ये 17 हो गया, और ये 8 दूनी 16 हो गया, और यहाँ 8 दूनी 16 और 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, 16 2 18 हो गया, है ना। तो अभी बताए थे, याद करिए, 14 15 16 17 18, है ना। और इधर आएंगे तो 13 12 11, इसी का सबसे ज़्यादा होगा 14 का, और इसके नज़दीक वाले जो होंगे उन, जैसे इसका 3 होगा। बंधन ऊर्जा देखिए, बॉन्ड ऑर्डर से पता करिए, मतलब उसके बीच में ज़्यादा बंध रहेगा तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगा। इसका 3 होता है, और इसके अब जैसे इधर जाएंगे 2.5, इसका 2, इसका 1.5, इसका 1 होगा। तो अब 14 के अगल बगल 14 तो इसमें है नहीं, या तो 15 दिया रहेगा वो सही होगा, या तो 13। तो 15 तो यहाँ दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि अब जैसे आप 17 का देखेंगे ना, 17 का 1.5 आएगा, 18 का 1 आ जाएगा, 16 का अब जानना है 2 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो 15 या 13 सही, 14 होता तो वो तो सबसे ज़्यादा है, बट 14 दिया नहीं तो 15 या 13, तो 15 दिया है, तो ये ऑप्शन ही सही होगा। ट्रिक से निकालिए, नहीं तो वैसे करते रह जाएंगे या मोटी के अकॉर्डिंग। 55 नंबर 15 कह रहे थे, 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयन में अनुनादी संरचना होती है? अनुनादी संरचना तो SO4, हाँ, सल्फेट आयन का भी होगा, सिंपल है। और फास्फेट आयन में PO4 3- होता है, देख रहे हैं 2- दिया है, 3- होना चाहिए। और ये सल्फाइट आयन है, तो ये तो सब का होता है, इनमें सभी क्या होता है। और यहाँ देखिए मिसप्रिंट हुआ है, फास्फेट आयन में PO4 3- होता है ना, PO4 3- फास्फेट आयन दिया है ना। तो चलिए, अच्छा 2- जो दिया है तो वो गलत दिया है, PO4 पर 3- होना चाहिए, तब भी बन जाएगा, तो इनमें सभी होगा ऑप्शन। 56 नंबर का देखें प्रश्न, NO2 में किसकी, NO2 से कितनी अनुनादी संरचनाएं बनाई जा सकती हैं? NO2 2 है ना, 2 है तो 2 ऑक्सीजन है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा रहता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डबल बॉन्डेड। एक बार ये हो जाएगा और एक बार आप इधर डबल बॉन्ड कर दो और एक बार इधर कर दो। तो इसकी दो ही संरचनाएं बनाई जा सकती हैं और लोन पेयर एक रहेगा। लोन पेयर ये सब दिखा देना आप, ठीक है। दो हो सकता है बस, दो से ज़्यादा नहीं होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, SO3 अणु में मौजूद समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिया होगा। कोऑर्डिनेशन, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो सकते हैं जान रहे हैं? अधिकतम SO3 का 2 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 2 हो सकता है इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसे आप इसको बना के निकाल सकते हो? सल्फर बाहर 6 होता है। एक देखिए इसको थोड़ा बना देते हैं। सल्फर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये तो ऑक्सीजन का भी 6 होता है बाहर। ऐसे आप बना लेंगे इसको, ठीक है, बना लेंगे। अब ये बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। डबल बॉन्ड हो जाएगा एक, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरे ऑक्सीजन को दे देगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ऑक्सीजन को लोन पेयर अपना देकर बॉन्ड बनाएगा। तभी सल्फर के पास देखिए कितने हैं? 6 है। और साथ में ये बॉन्ड 2, इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और इसके पास 6 ये है। 2 यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, तभी अष्टक पूरा होगा, नहीं ज़्यादा होने लगेगा। तो अधिकतम 2 बना सकता है। कितना बना सकता है? 2 से ज़्यादा नहीं बना सकता है ना। उपसंयोजी बंध 2 बना सकता है अधिकतम। अनुनाद नहीं दिखाता। इसमें से कौन ऐसा है जो अनुनाद नहीं दिखाएगा? मतलब द रेजोनेंस इज नॉट शोन बाय। देखिए ये बेंजीन, ये तो खूब दिखाता है एकदम धड़ल्ले से। ये दिखाएगा, ध्यान देना है, दिखाएगा। तो यहाँ नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है। तो SiO2 ये इसका एक फिक्स संरचना होती है। SiO2 मतलब बालू है ना। CO2 भी बना लेगा और CO3 2- ये भी बना लेगा। SiO2 जो है देख रहे हैं, ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फिक्स स्ट्रक्चर होता है, आप जानते हैं, ड्यू टू सॉलिड स्ट्रक्चर आप कहेंगे। तो इसको छोड़िए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कार्बन और ऑक्सीजन की बंध लंबाई न्यूनतम वहीं होगी जहाँ पर अधिक बॉन्ड ऑर्डर होगा, मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड जहाँ होगा। और इसका ऑप्शन पहले सही है। क्यों पहला सही है? यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे है? कार्बन का डबल बॉन्ड तो रहता है ऑक्सीजन से, और ये खुद इसी को लोन पेयर देके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ हो गया, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर तो ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ भी ट्रिपल नहीं मिलेगा, CO2 में भी नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन ए सही हो गया। 60 नंबर का क्वेश्चन आप ज़रा ध्यान दें। हाइड्रोजन बंधन की अधिकतम संख्या। हाइड्रोजन बंध अधिकतम बना सकता है कहाँ? फोन, याद, ये फोन यहाँ दूसरा वाला स्पेलिंग चलेगा, FON फोन, PHONE वाला नहीं चलेगा यहाँ। इससे कभी भी हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो होता है वहाँ हाइड्रोजन बंध। जैसे HF, H2O, NH3 है ना। और भी कहीं मिल जाए जैसे अल्कोहल में या यूरिया में, तो वहाँ भी फिनाल में, तो वो सब हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। तो यहाँ पूछा है हाइड्रोजन बंधन की अधिकतम संख्या। ये HF ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि सल्फर है, इन्हीं दोनों में है लड़ाई। यहाँ तो एक मिल रहा है, एक और दूसरा अणु आएगा तो अधिकतम 2 बना सकता है। यहाँ पर O से देखें हाइड्रोजन जुड़ा है, O से हाइड्रोजन जुड़ा है। एक तो इधर हो गया और दूसरा इधर हो गया, और एक और अगर एक H2O अणु आएगा तो वो भी 2 इससे बना सकता है। तो 2 ये अधिकतम, एक ये जैसे H2O दूसरे H2O से 4 अधिकतम बना सकता है। अधिकतम HF दूसरे HF से अधिकतम 2 बना सकता है। तो देखिए इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा। एक अणु में अगर चेक करें तो 2 हाइड्रोजन है, तो अलग अलग ये अगर करेगा तो यही होगा। इसका तो एक ही से जुड़ा है, क्योंकि इसकी संयोजकता आप देखेंगे ऑक्सीजन की 2 है, 2 हाइड्रोजन जोड़ा है, ठीक है। ए ऑप्शन सही। बोर का मॉडल बताता है। बोर का मॉडल तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बताता है। किसको बताएगा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, कभी अगर पूछता है कि ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, जीमान प्रभाव क्या बताता है? कभी अगर पूछता है तो याद रखे रहिए, जीमान प्रभाव जो होता है ना, याद रखे रहिए, यह चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं को विभाजन का वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र में जीवन जो है, जीवन प्रभाव, यह चुंबकीय क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं के विभाजन को बताता है, ध्यान देना है। और अगर
अगर कभी ध्यान दें, जैसे आपका स्टार का प्रभाव पूछें तो ये बताता है विद्युत क्षेत्र में वर्णक्रमीय रेखाओं का विभाजन को बताता है। ध्यान रखे रहिएगा, जीवन प्रभाव जो होता है ना, ये है चुंबकीय क्षेत्र के लिए, और स्टार का प्रभाव है विद्युत क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। ये बात थोड़ा याद रखे रहेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। डी ऑर्बिटल्स के जोड़े में अक्ष के साथ इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। देखिए इसमें तो वही डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है, याद रखे रहिए। और तो जो होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये सब एक्सिस के बीच में होते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान देना है। स्ट्रक्चर में भी आपको बताया गया है। 63 नंबर क्वेश्चन देखें। कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके लिए n बराबर 2, l बराबर 2, l देखिए n बराबर 2 तो आप 2 रख लीजिए, ये कोष को बताता है और उप कोष को बताएगा ये। अगर l बराबर 0 है तो s है, l बराबर 1 है तो p है, l बराबर 2 है तो d है, l बराबर 3 है तो वो f होता है। तो 2d, ये कह रहा है 2d कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2d तो संभव ही नहीं है, पहली बात देखिए 2d संभव ही नहीं है। 2d कहाँ होता है? 3d होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन कोई बात ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब देखिए प्रश्न कैसा पूछा है, इसमें एक विकल्प देना चाहिए था कि कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसके लिए ये रख दिया है शर्त n बराबर 2 और l बराबर 2, n बराबर 2 l बराबर 2, तो 2d आया। 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता, और 2d एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसे अब इसमें भराएगा। हाँ, अगर ये कहा होता कि जो कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, तो देखिए कक्षक जो होता है, जैसे p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, है ना। p उपकोष पूछता तो उपकोष में अधिकतम, p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 उपकोष में, लेकिन कक्षक में अधिकतम कितने रहेंगे? एक बॉक्स को कक्षक कहते हैं, ध्यान देना। तो किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब बात कक्षक की अगर होती तब तो यहाँ हम लोग लगा लेते, केवल कक्षक कहता, लेकिन यहाँ ये इतना लिख दिया जिसके लिए ये कह दिया है ना, तो ये कह दिया है तो इसको एक यहीं विकल्प देना चाहिए था, इसको यहीं एक विकल्प देना चाहिए था कि संभव नहीं है, विकल्प डी एक लिख देना चाहिए था, नॉट पॉसिबल, मैं शॉर्ट में लिख दिया NP, नॉट पॉसिबल, तब वो सही हो जाता ऑप्शन। अब यहाँ कक्षक केवल अगर कहा होता तब हम इसको सही कर लेते, सी वाले को, केवल एक कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई विकल्प ही सही नहीं है देखा जाए तो, ठीक है। कक्षक कहा, केवल कहा होता कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, भाई 2 हो सकते हैं किसी कक्षक में, और किसी जैसे उपकोष का नाम लेकर के कहता तब उसके लिए अलग लिखते। अब यहाँ शर्त दिया है तब पूछ रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। 64 नंबर का प्रश्न देखें। कौन सा उपकोष अनुमेय नहीं है? अब देखिए वही आ गया ना, 2D जो है ये संभव ही नहीं है, अनुमेय नहीं है, मतलब विच सबसेल इज नॉट परमिसिबल, मतलब नॉट पॉसिबल, कहने का तात्पर्य ये है। तो 2D संभव ही नहीं है, और तो सब संभव है। शुद्ध जल का मूलरता, शुद्ध जल की मूलरता आप निकालेंगे, तो ये मान के घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, उस हिसाब से आप 1000 लीटर को आप द्रव्यमान 1000 ग्राम में अगर रखेंगे, और उसके बाद शुद्ध जल का अणुभार होता है, अणुभार जल का 18, 1000 ग्राम में 18 ग्राम पर मोल से भाग देंगे तो 55.5 आ जाएगा। तो ये तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 नंबर, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र अगर आप निकालेंगे ग्लूकोज का C6H12O6, तो 6 से काटेंगे तो ये तो कट गया एक बार में, और ये 6 दूनी 12, तो C1 है, H2 है और O1 है। CH2O जहाँ देखने को मिले वहीं टिक कर दीजिए, यही है मूलानुपाती सूत्र। सरलतम रूप जो होता है उसी को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। 67 नंबर का प्रश्न आप ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन
सामान्य तत्व का सर्वोत्तम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें आप, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तत्व का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉर्मल एलिमेंट का NS1 1 to 2 और NP 0 to 6 होता है। तो इसका ऑप्शन आप चेक करेंगे ना, ए वाला सही होगा। क्या सही हो जाएगा? ए सॉरी, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिए, आपको डी दिया है एकदम फंसाने के लिए। कुछ लोग 1 to 6 कहेंगे पी में होता है। अरे भाई, पी में होता है 1 to 6, लेकिन अभी अगर आपको दे दिया जाएगा जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम दे दिया गया तो आप इसका 2 क्रमांक होता है तो क्या लिखेंगे? 1s2, और आगे आप थोड़ी भरेंगे, एकदम सामान्य का दिया है। पी के लिए वो 0 से लेके अब आगे अगर आप लिख देंगे 1s2 फिर इसके बाद 2s0 और 2p0, ये सब हो ही सकता है ना आगे। और जैसे मान लीजिए यहाँ कम समझ में आया होगा आपको, अगर मैं लेता हूँ लिथियम को, तब यहाँ समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। 3 होता है इसका ना, तो यहाँ आप लिखेंगे ना 1s2 2s1, अब आगे तो लिखेंगे ही 2p। अगर लिखेंगे 2p तो 0 लिखेंगे ना, क्योंकि ये 2 वाले में क्या मिल रहा है? n, यानी इसको n ये बदल रहा है, तो NS1 है, 1 से लेकर के 2 हो सकता है ना भाई। अगले वाले का बेरिलियम कर लेंगे, लिथियम के बाद बेरिलियम का तो 2 हो ही जाएगा ना। तो बेरिलियम के लिए भी 2p0 ही लिखेंगे ना, तो 1 तो लिख नहीं देंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन आप यही सही करेंगे, ध्यान देना है। 68 नंबर क्वेश्चन आप ध्यान दें। जिन तत्वों के परमाणुओं के 3 बाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं, 3 बाह्यतम कोष, यही इसमें 2 इसका पूर्ण होता है, इसका 3 होता है, तो F ब्लॉक होगा। डी ऑप्शन सही है, डी। 69 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसमें ऋणायन से धनायन आकार का अनुपात सबसे कम है? ऋणायन से धनायन का आकार सबसे कम है किसमें? ऋणायन से धनायन का आकार। अब आप खुद चेक कर लीजिए, देखिए ये तरीका है पकड़ने का कि आप किस आवर्त में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम लिथियम ले रहे हैं, लिथियम ले रहे हैं तो इसका 3 फिर 4 5 6 7 8 9 फ्लोरीन, तो इसका तो आकार बड़ा हो गया। इधर जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे वैसे छोटा होता है। अब पहला वाला तो नहीं होगा, फिर दूसरे में अगर हम गए यहाँ सोडियम ले लिए, सोडियम, और यहाँ फ्लोरीन ले लिए। अब आप ध्यान से देखें, इसका 11 होगा, 11 और इसका 9 होता है। तो सोडियम के बाद हम गए, सोडियम के बाद 11 से इधर की तरफ, तो ये तो नीचे भी आ रहा है, तो वैसे भी आकार इसका बड़ा हो रहा है ना। 11 के बाद 12 13 14 15 16, ये फ्लोरीन नहीं मिलेगा, ऊपर ये, और उससे नीचे इधर है, तो ये वाला तो बड़ा हो गया, तो ये भी नहीं हो रहा है। अच्छा, अब देखिए यहाँ बात है सबसे कम, किसमें? ऋणायन से धनायन का आकार अनुपात में सबसे कम है। अनुपातिक मान यहाँ चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट, अनुपातिक मान यहाँ चेक करना पड़ेगा। अनुपातिक मान अगर आप चेक करेंगे तो लिथियम फ्लोरीन अनुपातिक मान, लिथियम में अगर आप चेक करेंगे, लिथियम हाँ उसी आवर्त में जा रहा है। इसका 11 से 9 गए, थोड़ा सबको मिला लें फिर बताते हैं। या सीजियम और आयोडीन का जरा मिला लें। सीजियम का आप जाएंगे तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम मतलब 57, 58, 59, 60। सीजियम से फ्लोरीन, सीजियम से आयोडीन, इसका ऑप्शन चेक करेंगे ना। आयोडीन का कितना होता है? आयोडीन का देखिए, ये जो आपका है ये यही वाला सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ यही इसी का आकार है, ऋणायन से छोटा। और आप सीजियम से फ्लोरीन का तो छोटा हो जाएगा, सीजियम का बड़ा हो जाएगा। आयोडीन का आकार बड़ा है। रीजन क्या है?
रीजन आप देखेंगे तो ये तो निकालना पड़ेगा, सब मिलाना पड़ेगा एक बार। अच्छा इसको आप लोग बताइएगा, ये बी और सी में से, ध्यान दें, बी और सी में से ये करेक्ट होगा, है ना, बी और सी में से करेक्ट होगा। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी इसको तो चेक करना पड़ेगा, फ़िलहाल मैं यहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ, क्या मैं टिक लगा दे रहा हूँ सी को, ठीक है, क्योंकि यहीं पर बीच में आपको वो लेंथेनाइट कंस्ट्रक्शन भी तो मिलेगा, संकुचन मिलेगा, है ना, तो फिर आकार उसके बाद बड़ा होता चला जाएगा। एकदम 100% ये सी सही है, लेकिन आप लोग भी एक बार चेक करके मुझे बताइएगा, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आप देखें, स्क्रीनिंग प्रभाव नहीं दर्शाता, तो स्क्रीनिंग प्रभाव हीलियम पॉजिटिव, लिथियम पर 2+ है, हाइड्रोजन कोई यहाँ पर नहीं दिखाएगा, इनमें से सभी कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं दिखाते, ध्यान देना। स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ दिखाएगा, जब ध्यान दें ये डी ब्लॉक वाले ये सब स्क्रीनिंग दिखाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन अधिक फिलिंग होने लगती है तो वहाँ पर दिखाएगा, ठीक। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, मैं सोच रहा हूँ कि जो सेक्शन बी का क्वेश्चन है इसको अलग से वीडियो बनाएं, ठीक है। वैसे भी सिंपल है, आप देख रहे हैं क्या पूछ रहा है इसमें, सोडियम मैग्नीशियम ब्रोमीन तत्वों के परमाणुओं का लुईस बिंदु प्रतीक लिखना है, बाहर इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को दर्शा दीजिए, बस। सोडियम के बाहर 1 है तो उसको बस दर्शा दीजिए, सोडियम बना के हो गया। मैग्नीशियम बना के 2 दिखा दीजिए, बड़ा आसान है इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन के बाहर कितना होगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तो आप जान रहे हैं, बाहर 7 दिखा दीजिए, बस आसान है। अष्टक नियम क्या है अब बताइए, ये सब तो एकदम आसान है। जैसे किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी तत्व द्वारा दूसरे तत्व से जब वो अणु बनाता है तो वह अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या त्याग करेगा या साझा करता है। तो अगर वो ग्रहण करके बनाता है 8 इलेक्ट्रॉन या त्याग करके या साझा करके, तो उसी को हम लोग क्या अष्टक नियम कहते हैं। तो आबंध लंबाई की परिभाषा क्या है, अब आबंध लंबाई आप देखिए ज़रा, सिंपल है ये सब। अब आप लोग इसको थियरी में पढ़े होंगे, वैसे हम इसको सॉल्व करवाएंगे, है ना। आबंध लंबाई के लिए आप किसी अणु में 2 रासायनिक रूप से बंधे हुए परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी जो होती है, उनके बीच की औसत दूरी, उसी को आप आबंध लंबाई कहते हैं। SO3 और NO2 का अनुवादित संरचना आप बना ही लेंगे, ठीक है। BE और H आबंध ध्रुवीय है और BeH2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो एक दूसरे का ध्यान दें, एक दूसरे को वो कैंसिल आउट कर देता है। और जबकि BE का विद्युत ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप चेक करेंगे तो 1.57 लगभग होता है, और हाइड्रोजन का 2.2। तो इसमें आप अगर अंतर देखेंगे तो कुछ आएगा, इसलिए ये जो है ये ध्रुवीय आपको देखने को मिलेगा, ये ध्रुवीय होगा और ये इसका 0 होगा, एक दूसरे कैंसिल आउट कर देता है, ठीक। और C2H2 और C2H4 अणु में सिग्मा और पाई बंध, अभी कितना आसान है। C2H2 ये आप ज़रा देखें, यहाँ इजी है, यहाँ आप एक सिग्मा देखेंगे, इसमें एक सिग्मा है और देखिए ऊपर नीचे ये पाई, तो कितने सिग्मा हुए, 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा और 2 पाई है एसिटिलीन में। जबकि आप ये इसमें निकालेंगे, एथिलीन गैस है, इसमें निकालेंगे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एथिलीन गैस है, ये काउंट करके निकालेंगे, देखिए एक पाई है, सिग्मा है और ये सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 तो सिग्मा हो गया, 5 सिग्मा है ना। और कितने पाई हैं, 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई मिल गया। तो 5 सिग्मा 1 पाई आपको इसमें मिलेगा, एथिलीन में। एसिटिलीन में आपने देख ही लिया, तो सिंपल है। और सिग्मा और पाई आबंध में अंतर क्या है, सिग्मा बंध हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, पाई बंध में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। और आप इसमें देखेंगे 8वां क्वेश्चन, देखिए एकदम सिंपल है। एक प्रक्रम में निकाय द्वारा 701 जूल ऊष्मा अवशोषित होती है।
और 304 जूल कार्य किया गया। तो इस प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा का फार्मूला आपको पता है, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, और साथ में इतना तो अवशोषित हुआ लेकिन कार्य भी किया गया, तो ये माइनस में यहाँ रखना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम द्वारा कार्य किया गया। तो बस माइनस में रख ये अच्छा कार्य किया गया, तो ये माइनस में होगा, सॉरी ये माइनस में नहीं होगा, ये तो पॉजिटिव, कार्य यहाँ किया गया ना, तो ये माइनस में रख लेना है बस। तो देखिए मैं रख देता हूँ डेल्टा U बराबर Q प्लस माइनस में यहाँ W, क्यों? क्योंकि इसी से कार्य सिस्टम द्वारा कार्य किया गया। तो Q कितना है 701 और प्लस माइनस में 304 है ना, तो प्लस माइनस से माइनस 701 में से 304 घटा लेना, और घटा लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 11 से 4 गया 7, और यहाँ 9 का 9 वही उतर जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 से 3 गया 397 जूल जो है वो निकाय की जो ऊर्जा है वो बढ़ रही है। इस तरीके से हल करेंगे। एंट्रापी क्या है? एंट्रापी सबको पता है क्या है। एंट्रापी जो होती है H इज इक्वल टू, एंट्रापी H इज इक्वल टू होता है E प्लस P इंटू V। तो अब वैसे कहेंगे तो दाब पर किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मा या एंथैल्पी उसकी आबंध ऊर्जा और दाब तथा आयतन गुणनफल के योग के बराबर होता है। और एंट्रापी का वो फार्मूला जो होता है H इज इक्वल टू E प्लस P इंटू V, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और 10वां क्वेश्चन दिया, गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं स्वतः प्रवर्तिता में क्या संबंध है? तो सिंपल है, देखिए डेल्टा जी जो होता है ये 0 से अगर कम होगा, मतलब ऋणात्मक इसे कहते हैं, ऋणात्मक अगर होगा तो स्वतः प्रवर्तित होगा, और अगर डेल्टा जी ये 0 से अधिक हो गया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगा, और डेल्टा जी अगर ये 0 हो गया तो साम्य अवस्था में होगा। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना। तनुकरण की एंथैल्पी क्या है? अब तनुकरण की एंथैल्पी क्या है, जैसे आप तनु अगर बनाते हैं जल मिला करके, तो जितनी ऊष्मा उसमें से अवशोषित होगी या उत्सर्जित होगी, वही ऊष्मा या ऊर्जा तनुकरण की ऊर्जा या एंथैल्पी कहलाएगी। हेस का नियम भी आप जानते हैं, जैसे कई स्टेप में हो कोई अभिक्रिया या एक ही स्टेप में हो तो उसका संपूर्ण ऊर्जा जो है वो उसी के बराबर ही होता है। तो इसको आप देख लेंगे। जालक एंथैल्पी को परिभाषित करें। जालक एंथैल्पी ये भी सिंपल है, एक मोल आयनिक क्रिस्टल का उसके अवयवी गैसीय आयनों से निर्माण करने पर जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वही उसकी उस आयनिक यौगिक की जालक एंथैल्पी कहलाती है। साम्य स्थिरांक क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ये सब पढ़े हैं आप लोग, एकदम आसान है। बस वही है कि आप इसको एक बार देख लेंगे ना, जैसे रासायनिक स्थिरांक है यह, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का ये साम्यावस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के अनुपात को ये दर्शाता है, ठीक है। और ये भी इसको हल कर लेंगे आप। 0.10 मोलर अन्य OH का यानाई OH का होल ट्वाइस की मोलर विलेयता गणना सिंपल है। एक लेकिन KSP नहीं दिया है, ये अपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान दें, है ना। अब बफर विलयन देखिए, किसी भी सांद्रता और ताप पर सांद्रता देखिए, ये देख लीजिएगा आप लोग। और मोलरता भी आप पढ़े ही हैं। मोलरता क्या है? मोल पर लीटर आप जानते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयक मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। उपकोष और कोष में क्या अंतर है? उपकोष और कोष जो होता है KLMN से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से निकालते हैं। उपकोष जो होता है, उपकोष में आप ध्यान दें, जैसे SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, D उपकोष में, और F उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संकरण से आप क्या समझते हैं? संकरण भी आप जान रहे हैं कि, है ना, जो अलग अलग कक्षक होते हैं, है ना, अलग अलग कक्षक भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं उनको मिला करके समान ऊर्जा वाले, समान ऊर्जा और आकृति के कक्षक बनाए जाते हैं। तो इसी संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। और जो नया कक्षक बनता है उसको संकरित कक्षक कहते हैं। ध्रुवीय बंध क्या है? ध्रुवीय बंध आप जानते हैं, जैसे ऐसा बंध जिसमें
जैसे आप देखते हैं कोई ऐसा बंध बन रहा है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव शो करे, मतलब विद्युत ऋणात्मकता में डिफरेंस हो उसमें जो परमाणु हैं, तो वहाँ ध्रुवीय बंध बनेगा, है ना, आयनिक बंध जिसे कहते हैं। जैसे कोई दो तत्व अगर आपस में क्रिया करके एक कोई परमाणु दूसरे परमाणु को पूर्णतः इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है, तो किसी एक परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर धन ध्रुव आएगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋण आवेश आता है, तो वो ऋण ध्रुव बनाएगा। तो इसी को आप ध्रुवीय बंध कहते हैं, इससे जो बंध बनता है। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आसान है, ये आप देख लेंगे। संयोजकता आबंध सिद्धांत, आणविक कक्षक सिद्धांत, ठीक है, हाइड्रोजन आबंध का उदाहरण, बहुत से सब सारे दे सकते हैं। तो वीडियो बहुत लंबी होने के कारण मैं इसको अब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप इसको देख लेंगे। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।